गुड मॉर्निंग। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उसके प्रोसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक सब क्लियर किए थे, मतलब रीड किए थे। अब ये हमारा है सेकंड, जिसमें है डिसेंट्रलाइजेशन। When we study organization structure, the following point emerge. हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सब बिजनेस यूनिट as such when authority centralized at the top level only, the most of the decisions is taken by the top level. कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट होते हैं जिसमें सारी अथॉरिटी सिर्फ टॉप के पास होती है और सारे डिसीजन जो भी होते हैं वो टॉप लेवल लेते हैं। कुछ ऐसे फिर इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजंस मेक डन बाय द ऑल द लेवल एंड द सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजंस आर टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे हर लेवल पे अपने अपने फैसले लिए जाते हैं और उनके हिसाब से जहाँ पे जो ज़रूरत है वहाँ पे उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। तो जो पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे सारे पावर से जो टॉप लेवल्स में होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स। और जो हमने सेकंड टाइप्स देखा है जहाँ पे पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सारे लेवल है, स्पेसिफिक लेवल है, उनको पावर दिया, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो यहाँ पे कंसेप्ट है द थॉट ऑफ डिसेंट्रलाइज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ पॉइंट है जिसमें हम ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से द एडमिनिस्ट्रेटिव हैव टू themselves डिसाइड वेदर टू हैव सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जो मतलब जो पूरा हमारा ऑफिस वर्क होता है वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा जो भी बिजनेस हो वो सेंट्रलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा। अगर हमारा स्मॉल बिजनेस यूनिट है, स्मॉल साइज होता है तो हम सेंट्रलाइज करते हैं, मतलब पावर सारा टॉप के पास देता है। और अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो हम डिसेंट्रलाइज करते हैं क्योंकि हम सबको पावर देते हैं। तो हमारा बिजनेस का सक्सेस डिपेंड होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। मीनिंग द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम upper to lower level is ordinary manner is known as decentralized of power। हमने delegation of power किया है upper से lower में, मतलब जो ऊपर है उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पावर, फिर उसके नीचे उनको थोड़ा कम पावर, वैसा हमने डेलीगेट किया है अपने पावर्स को। और उसको डेलीगेट मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर। मतलब हमने पावर को डिसेंट्रलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर टू असाइन पावर टू द सुपीरियर टू एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन। हमने प्रोसेस किया, हमने असाइन किया सुपीरियर, हमने उनको वर्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है पावर, डिसीजंस लेने के फैसले, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। अब इम्पॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइज का? द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी जो भी सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड किसके ऊपर होता है, उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया अपने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इन सेंट्रलाइज ऑफ पावर, सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सारे पावर से जो ऊपर के पास है, सारे फैसले उनके पास है। वहाँ पे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए डिसेंट्रलाइज का आइडिया आया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अब डिसेंट्रलाइज में क्या क्या हमारे चीज़ है जिस जो जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि क्विक डिसीजन। इन डिसेंट्रलाइज द पर्सन हु हैज़ टू टेक द डिसीजन इज दैट वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्व कम्प्लीटली। वो जो इंसान है जिसको फैसला लेना है वो उस काम में पूरा इन्वॉल्व है, उस काम में उसको नॉलेज है, वो सब कुछ, तो वो इस क्विक डिसीजंस ले सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेस वर्कलोड ऑन द टॉप लेवल इज द लेवल वेयर मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मैटर रिलेटेड डिसीजन आर टेकन। जो टॉप लेवल होता है उनको ज़्यादा करके पॉलिसी रिलेटेड सारे फैसले लेने होते हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइज है तो उसे सिर्फ अपने टॉप लेवल को सिर्फ अपने ही काम में फोकस करना पड़ेगा, बाकी सारे काम के लिए उनने अलग से पूरे डिपार्टमेंटल बनाए हैं, अलग से एक्सपर्ट रखे, ऑफिसर रखे जो बाकी सारा काम करेंगे, तो उनका जो भी वर्कलोड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। इंक्रीज इन मोटिवेशन ड्यू टू द डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉय गेट मोटिवेट एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज। दे आर गिवन इंडिपेंडेंस और मिडल और लोअर लेवल। अगर डिसेंट्रलाइज है तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस दिया है कि वो खुद के फैसले खुद से ले सकते हैं, उनको थोड़ा पावर दिया है तो उनको एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा, और वो मोटिवेट होते हैं। इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटी इन डिसेंट्रलाइज द मीडियम
and lower level employees take decision as per as their power and their expert, and they are given independence for the same, hence they become efficient leader. जो भी डिसेंट्रलाइज में जो भी मिडल है लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसले लेने के लिए पावर दिया है, उनको इंडिपेंडेंस दिया है, तो उनके अंदर एक लीडर वाली एबिलिटी वो स्किल डेवलप होती है, वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर सकते हैं और उनके अंदर मैनेजमेंट की जो एबिलिटीज़ होती है स्किल होती है वो आराम से इंक्रीज होती है. Effective control. The manager of all the level of have enough power and so they have exercise control on all the level in which the employees committed mistaken. इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है जो भी मैनेजर होगा जो भी लेवल होगा उसको पावर दिया है कि वो आराम से कंट्रोल कर सकता है, तो वो एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक को निकाल सकता है, उनको डिसिप्लिन समझा सकता है और वहाँ पे वो फैसले खुद से ले सकता है, मतलब वो कंट्रोल कर सकता है. लास्ट है हार्मोनी इज क्रिएटेड ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट. All the level employees are included in the decision making process and they are given the importance. All the level officer and employees so that decision maker and the followers they decide thing and they proper decision. तो यहाँ पे क्या है डिसेंट्रलाइज में सारे एम्प्लॉयज़ को हमने इंक्लूड किया है कि वो फैसले ले सकते हैं, उनको हमने इंपॉर्टेंस दिया है. तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऑफिसर वाला फीलिंग आ सकता है, वो हमारे वो तक फैसले ले रहे हैं, प्रॉपर फैसले ले रहे, तो हमारा जो भी एनवायरनमेंट है वो डिसिप्लिन पीस और हार्मनी, मतलब हम सब मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं. ये सारे थे इसके इम्पॉर्टेंस. अब इसके लिमिटेशन क्या होते हैं. द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन द वेरी स्मॉल स्केल एंड द बिजनेस सीक्रेट आर बी मेंटेन विथ ग्रेट बैलेंस. इन दिस केस डिसेंट्रलाइज कैन नॉट बी एक्सेप्ट. वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही छोटा है जहाँ पे सीक्रेट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी को भी कुछ भी पावर नहीं दे सकते, किसी को भी अपनी सीक्रेट अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं बता सकते, तो वहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं. समटाइम ड्यू टू कॉमन पॉलिसी नॉट, कुछ पॉलिसी की वजह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता है. कोऑर्डिनेटेड कभी कभी मेंटेन नहीं होता है क्योंकि सब यहाँ पे फैसले ले सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज नॉट सक्सेस. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर सकते, तो डिसेंट्रलाइज वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता. तो ये कुछ लिमिटेशन है. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है. सबसे पहले मीनिंग. अकॉर्डिंग टू द लीगल व्यू पावर मीन्स अथॉरिटी टू टेकन लीगल एक्शन. लीगल व्यू के हिसाब से देखा पावर का मतलब ऑथोरिटी होता है कि हमें लीगली क्या क्या काम क्या क्या फैसले लेने क्या क्या एक्शंस करना है वो. बट इन बिजनेस यूनिट पावर गिव ऑर्डर एंड ऑल्सो सी डैट इट ऑल द ऑर्डर आर फॉलो. लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर का मतलब है ऑर्डर देना और फिर उसको देखना कि हमने जो ऑर्डर दिया है वो फॉलो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो होता है हमारा ऑथोरिटीज़. When the size of organization become large, the upper level administrator assigns some work to their helper. They have to see whether the work are follow or not in order to enable such helper to perform their task well. जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत लार्ज है तो अपर लेवल के पास होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइन करते हैं और फिर अपने हेल्पर्स को असाइन करते हैं कि वो सारे वर्क देख सकें कि सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और अपने सारे दूसरे सारे जो भी उनके मेन काम है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें. तो एट दैट टाइम वो अपने वर्कर्स को कुछ पावर देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर. डेफिनेशंस है यहाँ पे. Delegation of power in such kind of process in which the administrative gives part of the power to his helper along with duties and helpers with the help of other for the purpose of work perform accept and power continuously. डेलीगेशन का मतलब होता है कि हमने पावर है वो प्रोसेस किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ने अपने कुछ पावर्स अपने हेल्पर्स को दिया है और उनको ड्यूटी असाइन की है कि वो अपने ऑफिसर को हेल्प कर सके और जो जो वर्क है वो परफॉर्म कर सके और वो पावर को यूज़ कर सके और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर सके, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर. उसके इम्पॉर्टेंस क्या है. डेलीगेशन ऑफ पावर हमारा जो होता है वो अपर लेवल से एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो अपने बहुत सारे काम होते हैं, मोर वर्क होता है, इसके लिए वो अपने कुछ काम होते हैं वो डेलीगेट करते हैं, दूसरे अपने हेल्पर्स को पावर्स देते हैं. वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट. ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द ऑफिसर वर्किंग टू हायर लेवल हैव लेस बर्डन ऑन वर्क.
एंड दे रूटीन वर्क एंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूट रिजल्ट इन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंस एरिया। हमारा जो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ पावर किया है तो जो भी ऑफिसर है वो हायर लेवल के, वो उनका बर्डन कम हो गया तो वह अपने ज़्यादा फोकस अपने मेन काम पे कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, different employees working in the organization get opportunity to work and take decisions due to decentralized of power। डिफरेंट एम्प्लॉयज से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि उनके पास पावर है और वो चीज़ में वो फैसला ले सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और उनका डेवलपमेंट होता है। मोटिवेशन, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द एम्प्लॉयज़ हैव द चांस टू डेवलप देयर एबिलिटी, due to which they also gain psychological benefit which have when the higher administrator delegate the power and enable decentralization to एम्प्लॉयज़। डेलीगेशन ऑफ पावर में एम्प्लॉयज़ को चांस मिलता है कि वो अपने एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, वो अपने बेनिफिट कमा सकते हैं, तो इस वजह से वो मोटिवेट होते हैं और वो अपना गोल जो भी है वो अकम्प्लिशमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इन द सिंगल यूनिट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ may have ability in all the field and area. It is obvious such ability is not processed by all, but due to decentralized power, different people assign different kind of work and hence the benefit of specialization। हम सिंगल यूनिट में अगर एक ही बंदे को सारे काम दिया जाए तो ज़रूरी नहीं कि एक एम्प्लॉयज़ हो जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो हर फील्ड में उसको एबिलिटी नॉलेज हो। लेकिन अगर हम डेलीगेट करते हैं तो हम डेलीगेट में उसके असाइन करते हैं वर्क उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से, तो हमें सारे बेनिफिट होते हैं। अलग अलग एम्प्लॉयज़ का क्या क्या स्किल है उसका हम बेनिफिट आराम से ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है, डेलीगेशन हमने किया है तो हेल्पर्स अपर लेवल के साथ डेवलप करते हैं, वो आपस में मिलजुल के फैसले लेते हैं। एम्प्लॉयज़ को चांस मिलता है कि वो इंडिपेंडेंट सोच सके और सबके ओपिनियन क्या है वो हम जान सकते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड मेंटेन रहता है। स्कोप फॉर एक्सपांसन, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर अपर लेवल के पास फ्री है कि वो फोकस कर सकते हैं अपने न्यू आइडिया पे, एक्सपांड कैसे करना है बिजनेस को और वो लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है उस पर वो फोकस कर सकते हैं, तो अपना एक्सपांसन का यहाँ पे स्कोप है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो उसमें हमारा कौन से एलिमेंट हो सकते हैं या फिर हम प्रोसेस बोल सकते हैं कि हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द लॉरिस एलिन ने दिया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट के अंदर हमें असाइनमेंट करते हैं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के, वो सारा काम कर सकते हो। और बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, कि जो भी वो परफॉर्म्स कर रहे हैं वो सही से कर रहे हो और उसको जो भी जिसने भी जैसे टॉप लेवल को आंसर देना है कि ये फैसला उसने क्यों लिया, ये काम उसने कैसे परफॉर्म किया, उसके लिए उसको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स है एंश्योरमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन जो होता है हमारा ट्रीपोड स्ट्रक्चर्स में होता है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले है एनफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एनफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूली असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट फॉर द पर्टिकुलर वर्क। The responsibility is given to accomplish the particular task. It is create relationship between superior and subordinate because the subordinate is accepted to follow the order given by the superior। जो एंस्ट्रसमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप लेवल सबऑर्डिनेट को असाइन करते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये पर्टिकुलर काम उनको परफॉर्म करना है। तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि ये वाला वर्क उनको फॉलो करना है और सुपीरियर उनको ऑर्डर दे सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी। By giving power to the person, result can be obtained by the work accomplishment. The administrator should provide enough power to the helper or the subordinate so that they can allot the work to the lower level and get work done. Hence, the delegation of authority is important step towards the allotment of power. यहाँ पे है कि एक बार हमने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की अपने हेल्पर को दिया कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनको पावर्स देते हैं कि वो अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए वो अपने नीचे जो भी हेल्पर्स हैं उनको इतना पावर दिया जाता है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट के पास को
काम अलोकेट कर सके और अपने सबऑर्डिनेट को आप जो भी है वर्क है उसके लिए ऑर्डर दे सके। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ऑथोरिटी को डेलीगेट करते हैं, मतलब हमारे जो भी हेल्पर हैं हम उसको पावर भी एलोकेट करते हैं कि जो पावर है वो मतलब अपर लेवल से लोअर लेवल में हम फ्लो कर रहे हैं कि हमारा जो भी हेल्पर है वो अपने नीचे वर्कर्स को काम दे सके और काम वो उसको ऑर्डर दे सके और वो ऑर्डर के हिसाब से वो नीचे वाला वर्कर वो उसकी बात भी सुने और काम भी करे। जैसे कि एग्जाम्पल है, मार्केटिंग मैनेजर आर गिवन पावर टू इंकर नेसेसरी एक्सपेंडिचर इन देयर वर्क एरिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। हमने मार्केटिंग मैनेजर को पावर दिया है कि वो नेसेसरी एक्सपेंडिचर कर सकता है अपने वर्क एरिया में, और इन द सेम टाइम हमने उसको पावर भी दिया है कि उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ है उसका अगर मतलब सारे जो भी वो ऑर्डर दे रहा है उसको फॉलो भी करें। लास्ट हमारा है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज होल्डर हैज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। This is known as accountability. He may solely to be given power to get work done by the other, but finally responsibility of getting the work done rests with the upper level administrative only. Hence, the middle level authority holder should take care to ensure that the work is properly done by the lower level staff. यहाँ पे है कि हमने डेलीगेशन जब ऑथोरिटी किया है, मतलब हमने तब हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि हमारा कौन सा वर्क है टॉप लेवल को, कि हम पूरा कि क्या हमने डेलीगेट किया है। तो एट द सेम टाइम जो भी हेल्पर है अगर वो कोई काम पूरा परफॉर्म कर रहा है तो उसने कैसे परफॉर्म किया, क्या क्या प्रोसेस किया उसमें, वो सारा उसको रिपोर्ट भी करना है टॉप लेवल को, तो उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि हमने अगर उसे पावर दिया है कि ये काम होना चाहिए फाइनलाइज, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा काम वो टाइम पे करे और फिर अपर लेवल को एक्सप्लेन करे कि वो काम उसने कैसे किया, उसने कौन से पावर यूज़ किए और कौन से मतलब वहाँ पे उसका पूरा आंसरेबल अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि उसने कैसे किया। तो ऊपर के जो हमारे होते हैं वो हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अकाउंटेबिलिटी जो हमारी फॉलो होती है वो लोअर टू अपर होती है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को आंसरेबल कर सके कि मैंने ये वर्क कैसे परफॉर्म किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, for example, the account officer may given the work for writing account to his accountant, but when the account are written, it is account officer has to check accuracy for the work done एंड नॉट द अकाउंटेंट। जैसे कि अकाउंट ऑफिसर को हमने दिया है कि अकाउंट लिखना है और उसने क्या किया अकाउंटेंट हायर किया जिसने पूरा अकाउंट लिखा, लेकिन अगर जब हमें टॉप लेवल को ये अकाउंट ऑफिसर का काम है कि वो चेक करे कि अकाउंटेंट ने सारा काम सही किया कि नहीं किया। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई, अगर टॉप लेवल को कुछ भी सवाल करना है तो वो अकाउंट ऑफिसर से करेंगे, ना ही कि अकाउंटेंट से। तो ये होता है हमारा क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट। थैंक यू।